नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। केंद्र सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित जिलों का एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि देश के कुल नक्सल प्रभावित जिलों में 40% जिले छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के 33 में से 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में बस्तर संभाग के सभी 7 जिले यानी कि बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और कांकेर नक्सल प्रभावित हैं। बिलासपुर का एक जिला मुंगेली भी नक्सल प्रभावित है। इसी तरह दुर्ग संभाग का कबीरधाम, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ नक्सल प्रभावित हैं। रायपुर संभाग में धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद जिले नक्सलवाद की चपेट में हैं। इसी के साथ झारखंड अगर चलें तो 5 जिले, उड़ीसा के 7 जिले, महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना के 2-2 जिले, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का एक जिला नक्सल प्रभावित है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 3 जिले नक्सल प्रभावित हैं। जबकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो मीडिया के सामने कई बार मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त होने की बात कह चुके थे। क्या मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फर्जी आंकड़ों के जरिए मध्य प्रदेश को नक्सलवाद मुक्त बता रहे थे? यहां तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जल्द खत्म करने का भरोसा दे चुके हैं, लेकिन केंद्र की उन्हीं की सरकार ने ये आंकड़े जारी कर दिए। जरा सुनिए कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों को आतंक को समाप्त किया है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। अब तक नक्सलवाद है, आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, गैस नहीं पहुंच सकती, शिक्षा नहीं पहुंच सकती, नौकरी नहीं पहुंच सकती। आप सभी लोग भी उनको समझाइए, सरेंडर कर जाए, न करे तो आप चिंता मत करना, हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक। उधर केंद्र की सरकार की ओर से देश के नक्सल प्रभावित जिलों के आंकड़े जारी करने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कहना है, एक नजर इस पर भी डाल दीजिए। पिछली सरकार के समय इस दिशा में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और अब हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए तेज गति से काम हुआ है। भारत सरकार लगातार जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद के खिलाफ योजनाबद्ध ढंग से कार्यवाहियां हो रही है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी इसका परिणाम दिखेगा और दिख भी रहा है। रामपुर में तो अभी घटना हुई है, लेकिन उसको शामिल नहीं किए हैं। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिले शामिल कर लिए। 2 जिले शामिल उत्तर प्रदेश में। कैसे हो सकता है संभव? क्योंकि उसे, और जबकि झारखंड के साथ हैं उसमें। तो भाई उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं घट रही है, छत्तीसगढ़ में घटनाएं अभी घटी, और उसके बाद इस छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले को शामिल नहीं किया। तो ये तो या तो उनसे चूक हुई है या जानबूझ के फंड डाइवर्ट करना है उत्तर प्रदेश को, इसलिए क्यों होंगे, उसको रखें। तो आपने अरुण साहब को सुना, वो कह रहे थे कि पिछली सरकार ने 5 साल में नक्सलवाद को लेकर, खत्म करने को लेकर कोई काम नहीं किया है। और भूपेश बघेल कहते हैं कि ये किस तरीके का आकलन है, ये किस तरीके से आंकड़े हैं कि आपने उत्तर प्रदेश में भी नक्सलवाद पैदा कर दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नक्सलवाद को लेकर हमने नहीं सुनी और ना ही देखी। इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या नक्सलवाद खत्म होगा, जैसे कि अमित शाह जिक्र कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि 2-3 साल में हम इसे खत्म कर देंगे। चैतन्य भट्ट जो कि वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश के, वो हमारे साथ होंगे। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं बाबूलाल जी के पास आऊंगा। बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ से बहुत सारी सरकारों ने दावा तो किया है कि वो नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन कई सरकारें चली गई, उनके मुखिया चले गए। मैं अरुण साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पिछली 5 साल की सरकार में कोई काम नहीं किया। तो मैं उससे भी आगे चले जाता हूं कि 15 साल की रमन सिंह की सरकार ने क्या काम किया था जो नक्सलवाद कम हो गया, खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ के 15 जिले अब भी नक्सलवाद से प्रभावित हैं
और देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ जाते हैं तो कहते हैं कि 3 साल में खत्म कर देंगे। क्या वाकई इतना आसान है कि जो नक्सलवाद पिछले 50 साल में 40 साल में खत्म नहीं हो पाया वो 3 साल में खत्म हो जाएगा? देखिए, आपने पहली बात में ही बता दिया कि वास्तविकता क्या है। 3 साल में उखाड़ फेंकने की बात थी, 10 साल हो चुके, बल्कि 11वां साल लग गया, तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। अब सवाल आता है कि कितनी चुनौतियां दी हैं, कितने रक्षा मंत्रियों ने, कितने आपके गृह मंत्रियों ने चुनौतियां दी हैं नक्सलियों को। जब जब घटनाएं घटी, रमन सिंह सरकार के दौरान की बात कर रहा हूं मैं, जब जब घटनाएं घटी तब चिदम्बरम, जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, चिदम्बरम आए, कहा नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं की भाषा में देंगे जवाब। राजनाथ सिंह अपने दौर में आए, उन्होंने कहा, 2 बार कहा उन्होंने कि चुनौती स्वीकार है। दिल्ली जाकर दोनों के दोनों मौन हो गए, कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो ये अनेक बार चुनौती स्वीकार, फिर इनकार, सेना भेजेंगे, फिर इनकार, घर में घुस के मारेंगे, मांद में घुस के मारेंगे, फिर चुपचाप मौन, कोई प्रकार का कोई एक्शन रिएक्शन नहीं। ये सारी चीजें क्या जाहिर कर दी? जाहिर ये करती है कि ये बयानबाजियां हैं, और ये बयानबाजियां करना जरूरी होती है क्योंकि मौतें हुई होती हैं। अपने प्रति सहानुभूति, अपने प्रति एक धारणा न बदल जाए लोगों की, उसको ठीक करने के लिए ऐसे कहा जाता है। रमन सिंह के दौर में सबसे बड़ी घटना है जो हुई है, रमन सिंह के दौर में हुई है, 16 अप्रैल 2010 को सबसे बड़ी घटना घटी थी इस प्रदेश की। 76 जवानों को एक साथ मारा गया था नक्सलियों के द्वारा घेर करके। तो उससे बड़ा जो है हादसा जो है वो कभी नहीं हुआ। बीजापुर में 15 मार्च 2007 को एक घटना घटी थी जिसमें 55 जवान खत्म हो गए थे, शहीद हो गए थे। और इसी तरह झीरम घाटी की कांड है, 30 नेता खत्म हो गए। दंतेवाड़ा में है 36 जवान, नारायणपुर 29 जून 2010 का 27 जवान, भेजी सुकमा में 11 मार्च 2017 को 12 जवान, बुरकापाल सुकमा में 24 अप्रैल 2017 को 25 जवान, 27 हथियार लूटे गए। ये सारी घटनाएं रमन सिंह के दौर में हुई। शांत रहा तो निश्चित रूप से एक, अगर तुलनात्मक ढंग से कहेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इस पर हम नहीं जाएंगे। 5 साल के कार्यकाल में जो कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ कमियां रही, निश्चित रूप से जो है इस बात को कहना पड़ेगा, ये सच है। सच्चाई क्यों रही, क्यों कम हुई, ये एक अलग मुद्दा है, ये जांच का विषय आप मान सकते हैं इसको। वो बीजेपी के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस के लोग नक्सलियों से मिले रहते हैं, कांग्रेस के लोग नक्सलियों की मदद करते हैं, और सरकार में बहुत सारे नक्सलियों से संबंध रखने वाले लोग बैठे हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि नक्सलियों को लगता है हमारी सरकार। भाजपा कह सकते हैं, भाजपा कह सकती है। देखिए क्या मांग है नक्सलियों की, नक्सलियों की मांग तो वही है ना जो सरकार चाहती है, विकास करना चाहती है, वो भी कुछ ना कुछ तो चाहते हैं ना। अच्छा, तो वो क्या आपस के तालमेल क्या है उस पर मैं नहीं जाता, न मैं उसके गहराई में जाना चाहूंगा, न मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखूंगा। मेरा कहना यह है, अब फिर से सरकार आई है, मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि एक्शन पर रिएक्शन होता है नक्सलियों की तरफ से। रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में मैंने स्वयं देखा है, एक्शन होता था, अटैक करती थी, मैंने जवान जो अटैक करते थे। और अभी जो है 5 साल का जो दौर है उसमें अटैक कम हुए, कम से कम जो है स्थितियां बनी ऐसी। तो क्रिया की प्रतिक्रिया उस तरीके से दिखाई नहीं दी। चैतन्य भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। चैतन्य साहब, मध्य प्रदेश में तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैंने ये कहते सुना कि नक्सलवाद हमने खत्म कर दिया, मध्य प्रदेश में नक्सलवाद है ही नहीं है, थोड़ा सा हमारे पास बॉर्डर पे है, लेकिन यहां तो 3 जिले जो लिस्ट जारी हुई है गृह मंत्रालय की, उन्होंने 3 जिलों को प्रभावित मान लिया। क्या कहेंगे इसे? देखिए मनोज जी, नक्सलवाद कोई नई समस्या तो है नहीं, ये तो बरसों पुरानी समस्या है और तमाम केंद्र की सरकारें, राज्य सरकारें इनके उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास करती रही हैं। लेकिन चूंकि हार्डकोर जो नक्सली होते हैं उसके बाद एक दूसरी पौध आ जाती, तो ये जो नक्सली समस्या है ये हल होना बहुत कठिन है। ये बात सही है कि शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में से नक्सल समस्या खत्म कर दी। ये बात थोड़ी आंशिक तौर पे हम सही मान सकते हैं, क्योंकि पहले 8 जिलों पे ये माना जाता था कि 8 जिलों में नक्सल गतिविधियां लगातार जारी होती, वो अब घट 3 जिलों में आ गई। विशेष तौर पे अगर हम देखेंगे तो बालाघाट अभी भी नक्सलियों के लिए शरण स्थली बना हुआ है, और उसके पीछे कारण ये है कि बालाघाट बहुत घने जंगलों से आच्छादित है और वो दक्षिण बस्तर से लगा हुआ है। तो दक्षिण बस्तर जो सबसे ज्यादा प्रभावित है नक्सलवाद से, वहां से नक्सलवादी आते हैं और
आपके बालाघाट के रास्ते से महाराष्ट्र तक जाते और फिर महाराष्ट्र से बालाघाट के रास्ते से फिर छत्तीसगढ़ लौटते। ये बात भी सही है कि हॉक फोर्स जो है, हॉक फोर्स और पुलिस ने दोनों ने मिलकर काफी प्रयास किए हैं इन इलाकों में, जैसे शहडोल में, डिडोरी, मंडा, इनमें से जो नक्सल के प्रभावित इलाके थे उनमें काफी कमी आई। और करीब 5 सालों में, जैसा कि आंकड़े बताए जाते हैं कि 5 सालों में करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा जो इनामी नक्सली थे, हार्डकोर नक्सली जिनको कहा जाता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन सबको पुलिस ने और हाक फोर्स ने मार गिराया है। और अभी हाल ही में आप देखिए 15-25 दिन पहले एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी और उसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया था उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समय से पहले पदोन्नति दी। लेकिन आप ये कहें कि हमने पूरी तरह से नक्सल समस्या को हल कर दिया, तो ये कहना गलत होगा। अभी भी बालाघाट नक्सलवाद से पूरी तरह से पीड़ित है और उसके लिए प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि इनको किसी तरह से मुख्य धारा में लौटाया जाए। बहुत से लोगों ने, नक्सली ने, जैसे आपके छत्तीसगढ़ में तो बहुत लंबे समय से आपके आत्मसमर्पण का भी दौर चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। लेकिन जो एक छोटा नक्सली होता है, जब उनके हार्डकोर नक्सली को पकड़ लिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है, तो उसके पीछे की जो पौध है वो फिर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जिसको आप 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में खत्म कर दें। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। जैसे अभी आप देखिए कि बालाघाट इलाके में जो हमारे नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उनमें पुलिस ने जो ग्रामीणों से मोल जोल बढ़ाया है, जो अक्सर नक्सलियों की मदद करते थे, उनमें एक साहस पैदा किया है कि आप अगर हमारी मदद करेंगे तो नक्सलियों से बचाव का हम आपको कुछ करेंगे। ये बात सही है कि नक्सलियों ने मुखबिरों के संदेह में 3-4 ग्रामीणों को मार भी दिया था, लेकिन पुलिस ने अपने कैंप भी बढ़ाए। तो पहले 20-22 कैंप हुए थे, अब वो 50 के आसपास कैंप हो गए। तो प्रयास जरूर है, लेकिन आप अगर इस तरह का दावा कर रहे हैं कि हमने नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया है या हम 2 साल में या 3 साल में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, तो ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान, एक फिर से जुमला हो जाएगा। ये जैसे राजनीतिक सभा में जुमला देने की कोशिश करते हैं, ये जुमला हो जाएगा। बाबूलाल जी मेरे साथ मौजूद है। बाबूलाल जी, ये बात तो सही है, ये कहा जाता है कि जो नक्सली हैं वो नक्सली ये कहते हैं कि साहब हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे जल जंगल जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, अब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, सरकार में भ्रष्टाचार है, सरकार की स्कीम्स में भ्रष्टाचार है, पैसा तो आता है लेकिन विकास नहीं होता है, वो पैसा खा जाता है। इसके साथ साथ उस इलाके में जो प्रभावशाली लोग हैं, चाहे वो जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए माफिया हो, माइनिंग सेक्टर हो या फॉरेस्ट का सेक्टर हो, ये कहा जाता है कि उसका जो शोषण है उससे ये उपजता है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि अब जो नक्सली हैं वो नक्सली नहीं रह गए हैं जो अपने जल जंगल को बचाने की मुहिम की लड़ाई करने वाले हैं। अब ये भी माफियाओं में तब्दील हो गए हैं और इन्होंने भी इसे एक धंधा बना लिया है, व्यापार बना लिया है और बड़े पैमाने पर ये लेवी वसूलते हैं। ये माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए लेवी वसूलते हैं। उस इलाके में चाहे वो रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्डिंग बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर हो, सरकारी योजनाओं का काम करने वाले ठेकेदार हो, सबसे लेवी वसूलते हैं और उन्हें वो लेवी देनी पड़ती है। यहां तक कि तमाम जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो तक इन इलाकों में रहने के लिए पैसा देते हैं और सब कुछ मिलजुल कर चलता रहता है। हाँ, जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया नजर आती है, वरना सिस्टम में बना रहो। और एक बड़ा कॉरिडोर है, नेपाल से होता हुआ जो रेड कॉरिडोर है वो छत्तीसगढ़ आ जाता है, विदेशी हथियार पहुंच जाते हैं, पैसा कई 100 करोड़ की वसूली इस पूरे मामले में होती है। तो कुल मिलाकर क्या माना जाए कि अब ये नक्सली वो नक्सली नहीं है, ये भी माफिया में तब्दील हो चुके हैं। इनका भी बड़ा एक व्यापारिक उद्देश्य हो चुका है और ये चाहते हैं कि बस ऐसे ही चलता रहे। आप भोले वाले लोगों को प्रभावित करके बरगलाते रहो, डर से, प्यार से, लालच से या फिर न्याय अन्याय बताकर और अपने सिस्टम को बरकरार रखो। बाबूलाल जी देखिए, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी वो अब नहीं रही है, ये तो सत्य है, क्योंकि वो नक्सली अब नहीं रहे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो इस बात की लड़ाई लड़ते थे और ईमानदारी से लड़ते थे। प्रारंभ की बात बता रहा हूं। उसके बाद जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है कि वो ये लड़ाई जो है अब माफिया के रूप में वसूली का बड़ा व्यापार बन गया है। ये एक बड़ी बड़ी इनकी अर्थव्यवस्था बनी हुई है और उस अर्थव्यवस्था में बजट भी पेश होता है और बजट भी पारित किया जाता है कि किस तरीके के खर्चे जो है इसमें किए जाएंगे। पूरे क्षेत्र के अंदर में जो है एक अलग अलग गुट के हिसाब से जो है नक्सली कोई एक ही गुट के नहीं है,
विचारधारा एक है, लेकिन अलग अलग गुट के जो है अपने बालाघाट में इधर ये विचरण क्षेत्र है। ये 14 जो अभी क्षेत्र थे प्रभावित हमारे छत्तीसगढ़ में, उसको 15 जो है 2018 में 10/4 को या 10/4 को जो है 10 अप्रैल 2018 को जो है कवर्धा को शामिल किया गया, तो 15 हो गए। और अब जो है 15 में से बलरामपुर को हटा करके जो है मुंगेली को शामिल कर दिया। क्यों किया? कि मुंगेली के आसपास में कहीं थोड़ी बहुत हलचलें दिखी, मात्र हलचल दिखने और उनका रास्ता आने जाने का होने की वजह से किसी जिले को आप घोषित कर दें कि नक्सल प्रभावित है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वहां वारदातें नहीं है, वारदातों का जो है वो दौर नहीं होता, आने जाने का रास्ता जो है वो बना हुआ है। उसी तरह जो आप कह रहे थे बालाघाट और गढ़ माने आसपास के जो इलाके हैं वहां से आज उन्होंने शिवराज सिंह ने बिल्कुल सही कहा था, मुक्त है, नक्सल मुक्त है, लेकिन उन्होंने वहां वारदात भले ही खत्म कर दिए, वारदात नहीं करते हैं, वारदात यहाँ छत्तीसगढ़ में करते हैं, लेकिन आने जाने का रास्ता, छुपने का रास्ता जो है वो बालाघाट में भी है। इस हिसाब से जो है वो 3 जिलों को शामिल किया गया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। और ये जो तरीका है, जो अभी मुंगेली जुड़ गया, बलरामपुर हट गया, बलरामपुर तो प्रारंभ से ही ये माना जा रहा था, एक अधिकारी जब वहां पोस्टिंग हुई थी, एक सगुफा चला था कि उस अधिकारी के जाने से वहां पर नक्सली वहां से भाग गए, एक सगुफा चला था, और तब से बलरामपुर क्षेत्र जो है उस इलाके, सरगुजा इलाका जो है नक्सल मुक्त हो गया है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन नक्सल मुक्त कोई भी क्षेत्र नहीं हुआ है, नक्सलियों का आना जाना, छुपना रहना सब तरफ चल रहा है, लेकिन नक्सलियों की वारदातें जो है वो सीमित क्षेत्र में जो है, जो बस्तर का क्षेत्र है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, सुकमा है, नारायणपुर है, गढ़चिरौली है महाराष्ट्र का, इस क्षेत्र में सीमित हो गया। राजनांदगांव का एक छोटा इलाका है, 2-4 तहसील है, उस क्षेत्र में सीमित हो गया, क्योंकि गहन जंगल है वहां पर, इनको छुपने के लिए अच्छे रास्ते मिलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोग अपना कोई भी काम कर पाते हैं। ये कहानी जो है इस तरह की है। और जहां तक सवाल है कि आज भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, वो एक्शन कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सच को सच कहना पड़ेगा, एक्शन कर रही है, जिसका रिएक्शन बीच बीच में सुनने देखने को मिलता है, जिसका लाभ भी मिल रहा है जी, जिसका नियत निल्लार का जो इन्होंने योजना दी है, उसमें काफी कुछ जो है लोग आ भी रहे हैं मुख्य धारा में, इसमें कोई दो राय नहीं है, मारे भी जा रहे हैं, मुठभेड़ भी होती है तो मारे भी जाते हैं, और कोई आ रहे हैं तो उनका यहाँ स्वागत भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बातचीत करने के लिए खुलेआम विजय शर्मा जो गृह मंत्री, उन्होंने साफ साफ कह दिया, सीएम साहब ने कह दिया है, हम किसी भी तरीके से बात करने को तैयार हैं। तो इसमें थोड़ा सा रास्ता निकलता है, एक दिशा दिखती है कि अगर चाहें हम व्हाट्सएप पर भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप का कोई वीडियो आया नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग का दौर है ना, जरा सी चीजें अब तो रील बनाकर राजनेता तुरंत फेंक देते हैं, लेकिन अब तक व्हाट्सएप पर किसी नक्सली ने बातचीत की नहीं है, इंतजार करेंगे। चैतन्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चैतन्य साहब, ये तो तय है कि जहां पर ज्यादा जंगल है वहां नक्सली हैं, और जहां पर ज्यादा जंगल है वहीं सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, और जहां सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं वहीं देश के तमाम उद्योगपति की नजर है, क्योंकि वहां पर आयरन ओर है, वहां पर कोयला है, वहां पर ग्रेफाइट है, वहां पर बॉक्साइड है, और यही कारण है कि विकास की योजनाओं की बात कहते हुए वहां पर ये माइंस अलॉट कर दी जाती हैं, ताबड़तोड़ जंगल काटे जाते हैं, आदिवासियों को हटाया जाए। ताज़ा मामला जैसे झाबुआ का ही जिक्र कर, अलीराजपुर का जिक्र कर लेते हैं। अलीराजपुर में भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी वर्ग से आने वाली सांसद ने कल ही संसद में यह सवाल उठाया कि साहब आपने 600 एकड़ अलीराजपुर की जमीन पर ग्रेफाइट है, आपने कोल इंडिया को दे दिया, और सारी जमीन पर खेती होती है, वहां पर आक्रोश है आदिवासियों में, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर आपने ये किया तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी की अपनी ही सांसद जो आदिवासी वर्ग से आती है, वो सरकार से गुहार लगा रही है कि मत करिए, वहां पे उनकी खेती होती है वरना नुकसान हो जाएगा। तो शायद इस तरह की विकास से जुड़ी योजनाएं हैं या उत्खनन है या इस तरह की जो माइंस हैं, ये भी कम से कम एक बड़ा कारण होता है उनकी नाराजगी का, और इसका फायदा नक्सली उठा लेते हैं। नहीं, देखिए, ये तो नक्सलवाद का जो जन्म हुआ था वो इसी के लिए हुआ था कि आप ना तो विकास कर रहे हो, हमारे साथ शोषण कर रहे हो, हमारा डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। तो ये तो जो नक्सलवाद का जो वाली से हुआ था, उद्भव हुआ था,
उसके पीछे ये कारण था, सरकार की नीतियों के प्रति उसमें आक्रोश था, विशेषकर आदिवासियों की। जैसे आपने बात की, तो आदिवासियों की तो बरसों से जंगल और जमीन की बात चल रही है। पैसा कानून अभी जरूर लागू हुआ मध्य प्रदेश में, जो 1996 में लागू हो जाना चाहिए था, वो 2023 में जाके लागू हुआ है। देखिए, आदिवासियों की स्थिति अभी भी वही है जो पहले थी। हाँ, आदिवासी नेता जरूर बन गए होंगे, शक्तिशाली हो गए से धेले से, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो कोर्स हैं या जो माइनिंग है, इनमें निश्चित तौर पे बहुत पैसा है। और उसमें आप ये तमाम मान के चलिए कि सब बड़े बड़े जो गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन है, उनको ही इस तरह की जो माइंस हैं अलॉट होती है। और जब नक्सलियों को ये लगता है कि हमारे इलाके में, हमारे जंगल में आके ये लोग पैसा कमा रहे हैं, तो फिर वो उस तरह की कोशिश करते हैं कि इनसे पैसा वसूल किया जाए। अगर सड़क बनाने वाला ठेकेदार है या अगर पुल बनाने वाला ठेकेदार है, तो उससे बकायदा पैसा लिया जाता है कि अगर आपको काम करना है तो हमको पैसा दो। क्योंकि नक्सलियों के पास जिस तरह के हथियार, प्रचलित हथियार हैं, बारूद हैं, जिसमें वो सुरंगें लगा देते, तो इसलिए पैसा तो जरूरी है, बिना पैसे के तो संभव नहीं। नेपाल से जो माल आता है उसका आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो ये पैसा उन्हीं को वसूल किया जाता है। और ये जो आप कह रहे हैं कि माफिया बन गए हैं, ये निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है कि नक्सल का जो चेहरा लगा के वो वास्तव में एक माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। और जब माफिया के रूप में काम करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, ताकि हम सरकार पे दबाव भी बना सकें। और मुठभेड़ होती है, वो पुलिस पे और उस पे हमला करते हैं, उनका सबसे ज्यादा जो आक्रोश होता है वो पुलिस और फॉरेस्ट के लोगों के खिलाफ है, तो उनको मारने की प्रयास करते हैं। और जब इस तरह की मुठभेड़ें होती हैं तो तब पता लगता है कि किस तरह से लंबी लंबी सुरंगों में बारूद बिछा कर रखा हुआ था, लेकिन उसकी खबर मुखबिर जो है आपकी LIB है या आपकी जो CID है वो पता नहीं लगा पाती, और उसमें बहुत से जो जवान है वो मारे जाते हैं। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, चाहे बातचीत के माध्यम से निपटाने की बात हो। अब जैसे आपने कहा कि भाई व्हाट्सएप पे भी आप हमसे बात कर सकते हो, अभी ये बात सही है कि अभी कोई व्हाट्सएप की कोई ऐसी वीडियो नहीं आई है, तो वो चाह रही है कि अगर शांति से कोई चीज निपट सकती है। क्योंकि देखिए, पुलिस फोर्स पे भी बहुत पैसा लग रहा है। बालाघाट में आप देखिए, जो IG बैठा हुआ है उसके पास सिर्फ 2 जिले हैं, बालाघाट और मंडला, जबकि जो पूरे प्रदेश में IG स्तर का अधिकारी होता है उसके पास 6 जिले होते हैं। और वो इसलिए 2 हैं क्योंकि वहां पे स्थितियां गंभीर, इसलिए एक बड़ा अधिकारी वहां पे बैठाया गया है। और पुलिस पे भी पैसा खर्च होता है, हाक फोर्स पे भी पैसा खर्च होता है। तो ये सरकार ये चाहती है कि इन तमाम चीजों से हम, अगर बातचीत के रास्ते से कोई रास्ता निकलता है तो हम उसमें कर सकते हैं उनको। और लेकिन निकलेगा कैसे? क्योंकि जहां एक और नक्सली हैं वो उन्होंने अपना व्यापार बना लिया है, इसके साथ साथ तमाम अधिकारी हैं, सरकार हैं, राजनेता हैं, वो भी चाहते हैं कि जितने नक्सल प्रभावित जिले रहे उसमें उतना ज्यादा फंड आता रहे, और जितना ज्यादा फंड है तो उतना ज्यादा कमीशन है। मैं बड़े भरोसे के साथ और विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जितने भी नक्सल प्रभावित जिले हैं, अगर बाकी के जिलों में आपको किसी भी योजना में 10%, 15% चलता होगा, तो वहां पर 30 और 40 और 50% कमीशन चलता है, क्योंकि देखने वाला नहीं है। तो यह बड़ी विडंबना है। और नक्सल प्रभावित जितने भी जिले हैं या जितने भी इलाके हैं, सरकार ने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया है कि वहां पर जो विकास की योजनाएं हो रही हैं उनके विकास में कितना पैसा खर्च हो रहा है और कितना पैसा जेब में जा रहा है। बल्कि कई अधिकारी और राजनेता तो उस इलाके में अपनी नियुक्ति करना इसलिए चाहते हैं कि भैया वहां पे भरपूर मान मिलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है, और वहां पे इसलिए पोस्टिंग होती है। छत्तीसगढ़ के कई जिले, DMF का एक बड़ा फंड है, बड़ा DMF में बड़ा खेल होता है, आप खर्च करते रही है। अब जब चूंकि कांग्रेस की सरकार में इशू हुआ तो बीजेपी उसकी जांच करा रही है, लेकिन बीजेपी सरकारों में भी तो DMF का इस्तेमाल हुआ है, उसकी जांच कौन कराएगा? क्या वो खर्च नहीं हुआ? जरा आप पिछले 20 साल में तमाम ऐसे छत्तीसगढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका जरा मूल्यांकन करा लीजिए। कौन सी योजना पे, कितनी सड़क पे कितना खर्च हुआ, कितने बाथरूम बने, कितने शौचालय बने, कितने प्रधानमंत्री आवास बने, कितनी रोड डली, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी रसद भी है ये नक्सलवाद। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चैतन्य भट्ट साहब का जो हमारे साथ जुड़े रहे, शुक्रिया हम करेंगे बाबूलाल शर्मा जी का जो हमारे साथ चले रहे। लेकिन इन सबके बीच सरकार ने दावा किया है, तो हो सकता है कि इस पर कोई रोड मैप तैयार किया होगा गृह मंत्रालय ने, लेकिन इंतजार करेंगे। अब तक तो संभव नहीं हो पाया, क्या अब संभव होगा? इसके लिए इंतजार करेंगे। मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।